नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है WN टेक्नोलॉजी पर। मैं हूं आपका होस्ट और आज एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आया हूं। तो दोस्तों, मेड इन इंडिया आईफोन के लिए हो जाए तैयार है जिसका नाम है टाटा ग्रुप की स्टील के बारे में। और टाटा ग्रुप के बीच में बातचीत चल रही है जिसके फाइनल होती ही मेड इन इंडिया आईफोन का रास्ता साफ हो जाएगा। टाटा ज्वाइंट वेंचर के तहत भारत में एप्पल के लिए असेंबली यूनिट लगाना चाहता है। ताइवान की टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और सप्लायर विस्ट्रॉन कॉर्प की टाटा ग्रुप के साथ ज्वाइंट वेंचर पर बातचीत चल रही है। इस बातचीत में भारत में एप्पल के लिए असेंबलिंग यूनिट लगाने पर भी चर्चा हो रही है। अगर ये ज्वाइंट वेंचर की डील फाइनल हो जाती है तो टाटा ग्रुप जल्द ही मेड इन इंडिया आईफोन का उत्पादन शुरू कर देगा। दरअसल टाटा ग्रुप विस्ट्रॉन कॉर्प के साथ प्रोडक्ट डेवलपमेंट, सप्लाई चेन और असेंबलिंग में अच्छे से काम करके अपने बिजनेस को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। कहा जा रहा है कि विस्ट्रॉन और टाटा ग्रुप के बीच आईफोन को लेकर हो रहे डिस्कशन की जानकारी से एप्पल अनजान है। मगर दोस्तों, अब तो ये ऊपर वाला ही जाने। मगर 2017 से भारत में आईफोन की असेंबलिंग की जा रही है। भारत में पहले विस्ट्रॉन और उसके फॉक्सकॉन ने आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग के लिए असेंबली यूनिट लगाई है और साथ ही भारत सरकार भी लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के प्रयास में लगी हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक माना जा रहा है कि टाटा ग्रुप विस्ट्रॉन के मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में एक हिस्से का खरीद कर टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग की स्पेशलिटी का फ़ायदा उठाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक विस्ट्रॉन और टाटा ग्रुप के बीच डील को लेकर कई विकल्पों पे बात हुई है, जिसमें सबसे पहला विकल्प कि टाटा ग्रुप विस्ट्रॉन इंडिया में कुछ पार्टनरशिप ले ले, दूसरा विकल्प कि दोनों मिलकर एक नई असेंबलिंग यूनिट प्रिपेयर करे और तीसरा विकल्प ये हो सकता है कि विस्ट्रॉन और टाटा ग्रुप दोनों विकल्पों पे एक साथ मूव करें। आइए थोड़ा आईफोन के इतिहास के बारे में जानते हैं। आईफोन एप्पल इंक कंपनी द्वारा बनाया गया एक मोबाइल फ़ोन है। यह स्मार्टफोन की श्रेणी में आता है। इसमें इंटरनेट तथा मल्टीमीडिया को चलाया जा सकता है। आईफोन का न्यू मॉडल आईफोन 13 है, जबकि हाल ही में आईफोन 14 भी लॉन्च हो गया है, जो कि स्मार्टफोन और उपयोगकर्ताओं के बीच में बहुत ही उल्लास है। एक दूसरा संस्करण आईफोन 3G 11 जुलाई 2008 को जारी किया गया, जिसमें 8 GB मॉडल के लिए $199 और 16 GB मॉडल के लिए $299 की कीमत तय थी। ऐप स्टोर की रिलीज के साथ सॉफ्टवेयर क्षमताओं में सुधार किया गया, जिसने डाउनलोड करने के लिए आईफोन के अनुकूल एप्लीकेशन प्रदान किए। 24 अप्रैल 2009 को ऐप स्टोर ने 1 बिलियन डाउनलोड को पार कर लिया। 8 जून 2009 को एप्पल ने आईफोन 3GS की घोषणा की। इसने फ़ोन को एक तेज 3G गति, वीडियो रिकॉर्डिंग क्षमता और आवाज़ नियंत्रण के लिए समर्थन शामिल है। 7 जून 2010 को वर्ल्ड वाइड डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस में एप्पल ने पुनः डिजाइन किए गए आईफोन 4 की घोषणा की। इसमें 960/340 डिस्प्ले, एप्पल A4 प्रोसेसर, उन्नत खेल के लिए जायरोस्कोप, LED फ्लैश के साथ 5 मेगापिक्सल कैमरा, सामने की ओर वाला VGA कैमरा और फेस टाइम वीडियो कॉलिंग शामिल है। जून 2011 में एप्पल नोकिया को पीछे छोड़कर इकाइयों के आधार पर दुनिया की सबसे बड़ी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी बन गई। जैसा कि आप सबको पता ही है कि एक समय था कि नोकिया के सामने कोई भी दूसरी मोबाइल कंपनी टिक ही नहीं पाती थी। नोकिया कॉरपोरेशन फिनलैंड की बहुराष्ट्रीय संचार कंपनी है। इसका मुख्यालय फिनलैंड की राजधानी हेलेंसिकी के पड़ोसी शहर कैलानिएमी एस्प्रो में स्थित है। नोकिया मुक्ता वायरलेस और वायर्ड दूरसंचार पर कार्य करती है। नोकिया दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल फ़ोन निर्माता कंपनी है। नोकिया बाजार के लगभग सभी सेगमेंट और प्रोटोकॉल जैसे CDMA, GSM, WCDMA को मिलाकर उत्पादनों का निर्माण करती है। नोकिया की सहायक कंपनी नोकिया सीमेंट नेटवर्क उपस्कर है। समाधान व सेवाओं पर कार्य करती है। इसके हार्डवेयर को अन्य सभी मोबाइल फ़ोन की अपेक्षा अधिक मजबूत माना जाता है। नोकिया फ़ोन एंड कंपनी पे कोई अलग ही वीडियो बना दूंगा जल्द ही, वरना यह वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो जाएगी। आइए आगे बढ़ते हैं। 4 अक्टूबर 2011 को एप्पल ने आईफोन 4S का अनावरण किया, जो पहली बार 14 अक्टूबर 2011 को जारी किया गया था। इसमें एप्पल A5 प्रोसेसर और सिरी वॉइस असिस्टेंट
तकनीक है जो कि एप्पल ने 2010 में SRI इंटरनेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर से हासिल कर ली थी। द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी सेंटर यानी कि SRI इंटरनेशनल के, जो कि अमेरिकन नॉन प्रॉफिट साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका कि हेड क्वार्टर मेनलो पार्क कैलिफोर्निया में है। इसकी स्थापना 1966 में चार्ल्स रोसेन द्वारा की गई थी और यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अध्ययन करता है। उनकी शुरुआती परियोजनाओं में से एक शेक द रोबोट था, जो पहला यानी कि फर्स्ट जनरल पर्पस वाला मोबाइल रोबोट था। इसमें iPhone 4S नए ऑप्टिक्स के साथ अपडेट 4 मेगापिक्सल कैमरा भी है। 12 सितंबर 2012 को एप्पल ने iPhone 5 पेश किया। इसमें 4 इंच का डिस्प्ले, 4G LTE कनेक्टिविटी और कई अन्य सुधारों के साथ उन्नत एप्पल A6 चिप है। 9 सितंबर 2014 को एप्पल ने iPhone 6 के साथ iPhone 6 प्लस पेश किया, जिसमें दोनों का स्क्रीन आकार 4 इंच से अधिक है। एक साल बाद एप्पल ने iPhone 6s और iPhone 6s प्लस, जिसने कि 3D टच नामक एक नई तकनीक पेश की। इसमें जैसे कि हर बार होता है एप्पल के साथ, एप्पल जो है कि कुछ न कुछ नया करता रहता है, इसलिए इनको उपयोगकर्ताओं में जो है कि एक जोश जुनून रहता है कि भाई जब नया आए तो हमें लेना ही लेना है। मतलब एक तरह से कंपटीशन आपस में रहता है ये। तो 6S और 6S प्लस, जिसने 3D टच नामक एक नई तकनीक पेश की, जिसमें रियर कैमरे को 12 मेगापिक्सल तक बढ़ाना और फेस टाइम कैमरा को 5 मेगापिक्सल तक बढ़ाना शामिल है। 21 मार्च 2016 को एप्पल ने iPhone SE, जिसमें 4 इंच का स्क्रीन आकार पिछली बार 5S के साथ उपयोग किया गया था और इसमें लगभग 6S के समान आंतरिक हार्डवेयर है। जुलाई 2016 में एप्पल ने घोषणा की कि 1 बिलियन आईफोन बेचे गए हैं। 7 सितंबर 2016 को एप्पल ने iPhone 7 और iPhone 7 प्लस पेश किया, जिसमें बेहतर सिस्टम और ग्राफिक्स प्रदर्शन की सुविधा है, वाटरप्रूफ फीचर है। 7 पर एक नया रियर ड्यूअल कैमरा सिस्टम प्लस मॉडल और विवादास्पद रूप से 3.5 mm हेडफोन जैक को हटा दिया गया। 12 सितंबर 2017 को एप्पल ने iPhone 8 और iPhone 8 प्लस को पेश किया, जो एक तेज प्रोसेसर, बेहतर डिस्प्ले तकनीक, उन्नत कैमरा सिस्टम और वायरलेस चार्जिंग के साथ अपने पिछले फ़ोन के विकासवादी अपडेट के रूप में खड़ा है। कंपनी ने iPhone X की भी घोषणा की, जो iPhone लाइनअप के हार्डवेयर को मौलिक रूप से बदल देता है, आई फेस आइडेंटिटी और होम बटन को हटा देता है और साथ साथ वायरलेस चार्जिंग ऐड कर देता है। 12 सितंबर 2018 को एप्पल ने iPhone XS, iPhone XS Max और iPhone XR पेश किया। iPhone XS और iPhone XS Max में सुपर रेटिना डिस्प्ले, एक तेज और बेहतर डुअल कैमरा सिस्टम और शानदार फोटो और वीडियो फीचर प्रदान करता है। स्मार्टफोन में पहली 7 नैनोमीटर चिप अगली पीढ़ी के न्यूरल इंजन के साथ A12 बायोनिक चिप तेज चेहरा आईडी पढ़ने वाला व्यापक स्टीरियो साउंड पेश करता है। iPhone XR स्मार्टफोन में सबसे उन्नत LCD के साथ एक ऑल स्क्रीन ग्लास और एक एल्यूमिनियम डिजाइन में आता है, जिसमें 6.1 इंच लिक्विड रेटिना डिस्प्ले, अगली पीढ़ी की न्यूरल इंजन के साथ A12 बायोनिक चिप, ट्रू डेप्थ कैमरा सिस्टम, फेस आईडी उन्नत है। कैमरा सिस्टम जो एकल कैमरा लेंस का उपयोग करके नाटकीय चित्र बनाता है। 10 सितंबर 2019 को एप्पल ने iPhone 11, iPhone 11 प्रो और iPhone 11 प्रो मैक्स को पेश किया। iPhone 11 में iPhone XR में प्रयुक्त समान लिक्विड रेटिना LCD डिस्प्ले और पानी और धूल प्रतिरोधक यानी वाटरप्रूफ के लिए एक अल्ट्रा वाइड कैमरा और IP68 रेटिंग के अलावा ज़्यादातर अब परिवर्तित डिजाइन है। iPhone 11 प्रो, iPhone 11 प्रो मैक्स में एक नया बनावट वाला मैट ग्लास और स्टेनलेस स्टील डिजाइन और एक ट्रिपल कैमरा सेटअप है, जिसमें अल्ट्रा वाइड और टेलीफोटो कैमरा शामिल है। एप्पल का दावा है कि iPhone 11 प्रो सीरीज की बैटरी लाइफ iPhone XS और XS मैक्स से 5 घंटा ज़्यादा चलने में सक्षम है। iPhone 11 प्रो और प्रो मैक्स में एक नया सुपर रेटिना XDR OLED डिस्प्ले है, जो 800 निट्स की स्क्रीन चमक में सक्षम है। एप्पल के सितंबर 2019 में घोषित सभी नए आईफोन में एक A13 बायोनिक चिप है, जिसमें तीसरी पीढ़ी का न्यूरल इंजन, एक एप्पल
U1 चिप स्थानिक ऑडियो प्लेबैक, एक कम रोशनी वाला फोटो मोड और एक बेहतर फेस आईडी सिस्टम है। 15 अप्रैल 2020 को एप्पल ने एक नई दूसरी पीढ़ी की आईफोन SE की घोषणा की। यह स्मार्टफोन 8 की कॉपी लगती है, मतलब ये कह सकते हैं कि यह आईफोन 8 की कॉपी लगती है। इसमें 4.7 इंच की स्क्रीन, ऊपर और नीचे बड़े आकार के बेजल्स और टच आईडी के साथ एक होम बटन है। हालांकि इसमें एक बेहतर प्रोसेसर A13 बायोनिक और आगे और पीछे बेहतर कैमरे हैं। 13 अक्टूबर 2020 को एप्पल ने आईफोन 12, आईफोन 12 मिनी, आईफोन 12 प्रो और आईफोन प्रो मैक्स को पेश किया। नए आईफोन में सपाट किनारों के साथ एक नया डिजाइन है। एक डिजाइन तत्व आईफोन 5S के माध्यम से आईफोन 4 के डिजाइनों की याद दिलाता है और आईफोन X के बाद यह पहला बड़ा रीडिजाइन है जिसमें कि A14 बायोनिक प्रोसेसर है, जो व्यावसायिक रूप से निर्मित पहला 5 नैनोमीटर प्रोसेसर है। आईफोन 12 अपने पूर्ववर्ती के लिक्विड रेटिना LCD डिस्प्ले को सुपर रेटिना XDR OLED डिस्प्ले से बदल देता है। स्क्रीन के आकार को बनाए रखते हुए डिस्प्ले बॉर्डर को कम करता है। आईफोन 12 मिनी में 5.4 इंच का डिस्प्ले और पिछले 4.7 इंच के 12 प्रो मैक्स, आईफोन 12 और आईफोन 12 मिनी में एक शानदार डिस्प्ले, एक टेली कैमरा और एक LiDAR के साथ आती है। आईफोन 12 प्रो मैक्स में किसी भी आईफोन पर अब तक का सबसे बड़ा डिस्प्ले है, जिसमें 6.7 इंच की स्क्रीन है और इसके छोटे समकक्ष की तुलना में बड़ा सेंसर है। 4 नए आईफोन भी सिरेमिक हार्डेड फ्रंट ग्लास के साथ आते हैं, जिन्हें कि सिरेमिड शील्ड के रूप में जाना जाता है, जबकि पिछली पीढ़ी के डुअल आयन एक्सचेंज मजबूत ग्लास को पीछे रखा जाता है। आईफोन की इस पीढ़ी ने पर्यावरणीय लाभों का हवाला देते हुए शामिल किए गए हेडफोन और पावर एडाप्टर दोनों को बॉक्स से विवादास्पद रूप से हटा दिया गया। 14 सितंबर 2021 को आईफोन 13 लॉन्च किया गया था। उसके बाद अब आईफोन 14 जो कि यह 16 सितंबर से बाज़ार में उपलब्ध होगा और आईफोन 14 प्लस भी 7 अक्टूबर से बाज़ार में उपलब्ध होगा। दोस्तों अब आते हैं कि हमने जो थंबनेल दिया है उसका असली मकसद क्या है। टाटा आज के समय ताइवान की कंपनी से बात कर रहे हैं। विस्ट्रॉन और टाटा मिलकर आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और इंडिया में ऑफ कोर्स यहाँ मैं असेंबलिंग की बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि 100% पार्ट्स इंडिया में बनेंगे। ये बहुत बड़ी बात है, इससे जो कि जनता को यह सीधा फ़ायदा होगा। इसके प्राइस डेफिनेटली ही कम होगा। आप एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं कि आईफोन 11, 12 एंड 13 यानी कि आईफोन 11, 12 एंड 13 के प्राइस में ज़्यादा फर्क नहीं दिखता है पूरे वर्ल्ड वाइड, बट आईफोन 14 के प्राइस में यह बहुत ही ज़्यादा फर्क दिखता है यहाँ इंडिया के प्राइस में, USA के और अदर कुछ और कंट्री के प्राइस में। कहने के लिए कह सकते हैं कि हम आईफोन प्रोड्यूस तो करते हैं और आईफोन पे मेड इन इंडिया भी लिखा होता है, लेकिन ज़्यादातर पार्ट्स हमें बाहर से मंगवाना पड़ता है, तो उन पर पड़ता है इंपोर्ट ड्यूटी। इंडिया में असेंबल करके भी ना इंडियन कस्टमर को बहुत सा पैसा पे करना पड़ता है आईफोन के लिए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एप्पल इंडिया में आईफोन मैन्युफैक्चरिंग करता है, मगर इंडिया में जितने भी बनते हैं वो ग्लोबल सप्लाई का 5% भी नहीं है। मेरा मतलब ये है कि इंडिया में जो आईफोन मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है या जितना ये प्रोडक्शन प्रोड्यूस कर रहे हैं वो ग्लोबल यानी कि वर्ल्ड वाइड जितना डिमांड है उसका 5% भी ये प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। मगर एप्पल ने टारगेट सेट किया है कि इस फाइनेंशियल ईयर्स ग्लोबल सप्लाई का 7% से भी ज़्यादा इंडिया से निकालेंगे, जो कि यह बहुत ही अपने आप में एम्बिशियस टारगेट है। मगर आने वाले 2-3 सालों में यह 10 से 15% तक हो सकता है अगर टाटा भी बड़े पैमाने पर इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दे। अभी के समय में ज़्यादातर आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग चीन और ताइवान में होते हैं और कुछ तो वियतनाम में भी होते हैं। ताइवान की 2 कंपनी है जो कि एप्पल के लिए आईफोन का निर्माण करती है।
एप्पल पहले ही इन कंपनियों को बता देता है कि हमारा यह स्टैंडर्ड है और यह मटेरियल आपको यूज करना है, स्टैंडर्ड में कभी कोई कमी नहीं होनी चाहिए, यह डिजाइन होगा। और यह जो कंपनी है उसके बाद लेबर का काम करती है, असेंबल कर देती है फ़ोन को ऑन एप्पल इंस्ट्रक्शन। ताइवान की जो यह दो दिग्गज कंपनी है, एक तो है फॉक्सकॉन जो कि ऑलरेडी असेंबल कर रहा है आईफोन इंडिया में, और दूसरा है विस्ट्रॉन। विस्ट्रॉन ने वैसे इंडिया में एंट्री ले ली थी 2017 में, लेकिन इन्होंने ज़्यादा बड़े स्तर पर मैन्युफैक्चरिंग कर नहीं रही और बाद में फॉक्सकॉन काफ़ी आगे निकल गया। अब विस्ट्रॉन चाहता है कि वह भी री एंट्री करे इंडियन मार्केट में, और यह चाहते हैं कि जॉइंट वेंचर बन जाए टाटा ग्रुप के साथ। टाटा और विस्ट्रॉन दोनों मिलकर इंडिया में करें आईफोन असेंबल। टाटा ग्रुप का देखिए एक लॉन्ग टर्म टारगेट रहा है कि ये लोग मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में एंट्री लेंगे। दिसंबर 2020 में एक न्यूज़ आई थी कि टाटा ग्रुप चाहता है कि यह लोग 11,000 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करें तमिलनाडु में मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाने में, जिससे टाटा बन जाएगा OEM यानी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। फॉक्सकॉन हो या वेस्ट्रॉन, इनको इंडिया में प्रॉपर OEM नहीं मिलता है, क्योंकि दूसरे कंपनी फ़ोन असेंबल तो करते हैं लेकिन मेन पार्ट जो होते हैं वो आईफोन के, वह इन्हें ताइवान या फिर चाइना से लाने पड़ते हैं। और आप समझ सकते हैं कि जब आप मोबाइल का पार्ट्स इंपोर्ट करते हैं तो सपोज दैट अगर आप चाइना से इंपोर्ट करोगे मोबाइल का पार्ट्स तो आपको 20% लगेगी ड्यूटी। या भारत सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी सेट कर रखी है मोबाइल फ़ोन के पार्ट्स इंपोर्ट करने पर। जब आप अपने मोबाइल फ़ोन असेंबल कर भी दिया तो भी लगेगी 18% GST। इसकी वजह से इंडिया में आईफोन अदर कंट्री के कंपैरिजन महंगा होता है या महंगा बिकता है। इंडिया अगर सर्किट बोर्ड यानी कि PCBA प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबलिंग यह अगर हम इंडिया में करना स्टार्ट कर दें तो आईफोन के प्राइस धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। टाटा की यह पार्टनरशिप है ताइवान की कंपनी के साथ, यह अभी ऑफिशियल अनाउंस होनी बाकी है। अभी रिपोर्ट आ रही है कि बातचीत काफ़ी एडवांस लेवल तक चली गई है और बहुत ही जल्द एक ज्वाइंट वेंचर अनाउंस कर दिया जाएगा। इसका इंडिया ताइवान रिलेशन पर भी बहुत ही ज़्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि किसी भी कंट्री का इंटरेस्ट इंक्रीज करनी है और किसी और कंट्री में, तो वहाँ पर उनका बिजनेस इंटरेस्ट ऐड कर दो। अगर चाइना के एग्रेशन से निपटने के लिए इन्हें इंडिया का साथ चाहिए तो इसमें इनको अपनी इकोनॉमी इंडियन इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट करनी पड़ेगी। इंडिया में प्रोड्यूस करने पड़ेंगे जॉब्स, हमारी जो इकोनॉमी है उसे बूस्ट देना होगा, तभी इंडिया कल को चिंता करेगा ताइवान की। देखिए यह एक गेम चेंजिंग स्टेप भी हो सकता है। आप सबको पता ही है कि आईफोन की क्वालिटी का अगर इंडिया में कोई फ़ोन बना सकता है तो वह है टाटा। तो दोस्तों आपका क्या मानना है इन सब पर, आप हमें कमेंट करके बताएं। थैंक यू, गॉड